हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीम एफएमसी पर। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आज लेकर आया हूं एफएमसी इतिहास की सबसे ज़्यादा फेमस फैनमेड कॉमिक सीरीज एपोक्लिप्स सीरीज की पहली वीडियो। इस कॉमिक्स को बनाया है टीम एफएमसी के धुरंधर एडिटर हुकुम महिंद्रा भाई ने। यह पूरी सीरीज एफएमसी की सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग होने वाली कॉमिक सीरीज है। दोस्तों, ये मैं सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बता रहा, बल्कि यह हमारा डाउनलोडिंग डेटा भी बताता है। ये कॉमिक्स इतनी हिट रही कि कई अन्य यूट्यूब चैनल्स ने भी इस पर वीडियो बना रखी है और उनके व्यूज़ हज़ारों में हैं। पर अब आप निश्चिंत रहें, एफएमसी कॉमिक्स की वीडियो सिर्फ एफएमसी चैनल पर ही आएंगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंसान विधाता की बनाई हुई सबसे शानदार रचना, जीवों में सबसे बुद्धिमान प्राणी। इंसान अपने स्वभाव के अनुसार सर्वप्रथम खतरे को ही खत्म करता है। अपने इसी स्वभाव के कारण वह अपनी और अपनों की रक्षा करता है। कई बार यही स्वभाव कारण बनता है कयामत का। तब हमें सबसे पहला दृश्य दिखाया जाता है एक ऐसे स्थान का जिसे देखकर लग रहा था कि वहाँ कोई कयामत आई हो। तब वहाँ एक साया आता है और कहता है, नहीं, किसने किया ये सब? कौन है इन सब का जिम्मेदार? तब एक आवाज़ आती है, तुम। वह आवाज़ थी तिरंगा की, जो बुरी तरह घायल था। वह कहता है, तुम ही हो इसके जिम्मेदार, तुमने किया है ये सब। तुम में अपार शक्ति है, तुम्हारी शक्तियों का ना कोई आदि है ना ही अंत। तुम रोक सकते थे ये सब, लेकिन तुमने गलत चुनाव किया। तुम्हारे एक गलत चुनाव के कारण ही आई है ये एपोक्लिप्स। दिल्ली, जिसका रखवाला है परमाणु। दिल्ली के क्राइम ग्राफ को नीचे लाने के लिए परमाणु की निगाहें हर समय दिल्ली पर रहती हैं। परमाणु की निगाहों से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। तब हम देखते हैं कि एक अपराधी परमाणु पर गोलियां चला रहा है, पर इसी बीच प्रोवर्ट का संदेश गूंज उठता है परमाणु के कानों में। परमाणु एनसीआर क्षेत्र में एक हलचल देखी गई है। पता नहीं ये क्या है। यह बहुत तेज़ी से आया और अब स्थिर खड़ा है। तब परमाणु पूछता है, प्रोबोट, तुम्हें क्या लगता है क्या चीज़ हो सकती है? इस पर प्रोबोट कहते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा विमान या तुम्हारी तरह कोई उड़ने वाला मनुष्य या फिर कोई अत्याधुनिक मिसाइल जैसा। तब परमाणु उस अपराधी को बेहोश करके कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ, मुझे वहाँ की लोकेशन दो। फिर परमाणु उस लोकेशन पर पहुँचता है और सामने का दृश्य देखकर चौंक जाता है और कहता है, मैं इसे जानता हूँ प्रोबोट, इसके बारे में सिर्फ सुना है पर कभी मिला नहीं, लेकिन ये यहाँ किस लिए आया है इसका पता लगाता हूँ। तब प्रोबोट पूछता है, कौन है ये? परमाणु बताता है, ये है आयरन मैन। तब परमाणु आयरन मैन के पास जाता है और पूछता है, तुम आयरन मैन हो ना, वो मशहूर साइंटिस्ट टोनी स्टार्क? इस पर आयरन मैन कहता है, हाँ, और तुम हो वंडरमैन परमाणु। इस पर परमाणु कहता है, बिल्कुल ठीक पहचाना। भारत में आने की कोई खास वजह? इस पर आयरन मैन कहता है, वजह जानने का अभी समय नहीं आया परमाणु। फिलहाल तो मैं यहाँ तुमसे लड़ने आया हूँ, ये जानने के लिए कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। इस पर परमाणु हंसते हुए कहता है, पर किस लिए? तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम मजाक अच्छा कर लेते हो, पर आज देख भी लिया। परमाणु इसे मजाक समझ रहा था, पर तभी आयरन मैन उस पर हमला कर देता है और कहता है, अब तुम्हें पता लग ही गया होगा कि ये मजाक तो बिल्कुल नहीं था। पर वह मन ही मन सोचता है, माफ़ करना परमाणु, ये ज़रूरी है। अब इस दुनिया को ख़त्म होने से केवल तुम ब्रह्मांड रक्षक ही रोक सकते हो। बस मेरा ये प्लान कामयाब हो जाए। पर इधर परमाणु गुस्से से भर उठता है और आयरन मैन पर वार करते हुए कहता है, तुम्हारे बारे में ये भी सुना है कि तुम बहुत घमंडी हो और वो दिख भी रहा है। अब इस घमंड को तो तोड़ना ही पड़ेगा। परमाणु के इस वार से आयरन मैन को उसकी ताकत का अंदाज़ा लग गया था। वह मन ही मन सोचता है, ओह, जितना सोचा उससे ज़्यादा पावरफुल है ये। आयरन मैन संभलते हुए कहता है, गलत बात परमाणु, मेहमानों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। इस पर परमाणु कहता है, मेहमान बनकर आते तो भारत का आतिथ्य कभी भुला नहीं पाते, लेकिन तुम दुश्मन बनकर आए हो और दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है परमाणु।
परमाणु के इस वार से आयरन मैन कई इमारतों को धराशायी करता चला जाता है, पर फिर भी वह संभलते हुए कहता है, डायलॉग अच्छा मार लेते हो। फिर परमाणु उसके पास आकर कहता है, तुम्हें एक मौका देता हूँ, यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर आयरन मैन कहता है, मेरी दो बातें ध्यान से सुनो। पहली ये कि मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया, बल्कि ले जाने के लिए आया हूँ, और दूसरी ये कि मुझे धमकी देने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं। इतना कहकर आयरन मैन परमाणु पर वार कर देता है। वार बहुत ही शक्तिशाली था, पर परमाणु मन ही मन सोच रहा था कि ये यहाँ क्या ले जाने की बात कर रहा है। दोनों के बीच महायुद्ध का ऐलान हो चुका था। फिर आयरन मैन परमाणु से कहता है, अब मैं तुम्हें एक नहीं 2 मौके देता हूँ, हार मान लो या अंजाम भुगतो। एक जंग यहाँ शुरू हो चुकी थी और एक जंग शुरू होने जा रही थी दिल्ली के एक अन्य स्थान पर, जहाँ अपने प्यारे शहर पर नज़र रखे हुए था देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, जो बेखबर था आयरन मैन और परमाणु की भिड़ंत से और अपनी भी होने वाली भिड़ंत से, जो थी कैप्टन अमेरिका से। कैप्टन तिरंगा को देख पा रहा था, पर तिरंगा की उस पर नज़र नहीं पड़ी थी। तब कैप्टन अमेरिका सोचता है, मुझे इसके सामने से ऐसे निकलना है कि इसकी नज़र मुझ पर पड़े और मुझे ये गलत समझे, ताकि वो योजना पूरी हो सके जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। हालांकि ये गलत है, पर हम भी मजबूर हैं। ऐसे चोरों जैसे अंदाज से निकलते कैप्टन अमेरिका पर तिरंगा की नज़र पड़ जाती है। वह मन ही मन सोचता है, ये कौन है जो चोरों की तरह ऐसे जा रहा है। जल्दी वह उसके पीछे था। वह पीछे से पुकारता है, रुको कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका चौंकने के अंदाज में कहता है, कैसे पहचाना मुझे? इस पर तिरंगा कहता है, तुम्हारी शील्ड और ड्रेस से। अब तुम ये बताओ कि तुम यहाँ भारत में क्या कर रहे हो? जाहिर है छुट्टियाँ मनाने तो नहीं आए। इस पर कैप्टन अमेरिका जवाब देता है, मैं यहाँ एक ख़ास काम से आया हूँ, इसलिए मेरे रास्ते में मत आओ तिरंगा। इस पर तिरंगा कहता है, ठीक है, रास्ते में नहीं आऊँगा, बस इतना बता दो कि भारत सरकार की परमिशन लेकर आए हो, ताकि ये पता लगे कि मेहमान हो या कोई घुसपैठिए। कैप्टन अमेरिका जवाब देते हुए कहता है, माफ़ करना, पर मैं बिना परमिशन के आया हूँ। इस पर तिरंगा खींचते हुए कहता है, भारत तुम्हारे देश का कोई सरकारी पार्क नहीं है जहाँ हर कोई मुंह उठाए चला आएगा। ये भारत देश है, इसके अपने कानून हैं और गैर कानूनी तरीके से यहाँ आकर तुमने अपराध किया है। इस पर कैप्टन कहता है, मुझे बेमतलब की बहस करने की आदत नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर तिरंगा एक शायरी मारते हुए कहता है, अंजाम की फिक्र नहीं, हम तूफ़ानों से खेल लेते हैं, हम वो तीर हैं जो पर्वतों को चीरकर अपना रास्ता बना लेते हैं। आगे तिरंगा कैप्टन को वार्निंग देते हुए कहता है, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अवैध तरीके से यहाँ कर तुमने इस देश का कानून तोड़ा है और तिरंगा के रहते कानून से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, फिर चाहे वो इस देश का कोई अपराधी हो या किसी और देश का रक्षक। तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तिरंगा की इस वार्निंग को कैप्टन अमेरिका नज़रअंदाज ना करते हुए एक्शन मोड में आ जाता है और कहता है, तुम लड़ना ही चाहते हो तो ये ही सही। कैप्टन की ढाल के वार को अपनी ढाल से रोककर तिरंगा कहता है, लड़ना तो होगा ही, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ अपनी कोई मनमानी नहीं करने दूंगा। न्याय स्तंभ के इन वारों से बुरी तरह कांप गया था कैप्टन। वह मन ही मन सोचता है, टोनी ने बोला था इसके न्याय स्तंभ से दूरी बनाए रखना, और अब लगता है कि बिल्कुल सही कहा था। थॉर की याद आ गई, इसे इसके हाथों से दूर करना होगा। कैप्टन की ढाल के एक सटीक वार से न्याय स्तंभ तिरंगा के हाथ से छूट जाता है। तुरंत ही कैप्टन अगला वार करते हुए कहता है, तुम्हारे इस न्याय स्तंभ को गिराने के बाद तुम्हें हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर कैप्टन ने तिरंगा की शक्ति को भी कम आंका था। तिरंगा तुरंत ही लपक कर न्याय स्तंभ उठा लेता है और उस पर लहराते हुए कैप्टन पर वार करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है तो कोशिश करके देख लो, शायद कामयाब हो जाओ। कैप्टन भी जवाबी हमला करते हुए कहता है, मैं यहाँ कामयाब होने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि किसी की ज़िंदगी दांव पर लगी है। पर तिरंगा भी कोई साधारण क्राइम फाइटर नहीं था। वह भी कैप्टन पर वार करते हुए कहता है, किसी एक की ज़िंदगी की खातिर हजारों की ज़िंदगी से खेलने का कोई हक नहीं है तुम्हें। तिरंगा के अगले वार से उछलकर बचते हुए कैप्टन कहता है, मैं यहाँ किसी की ज़िंदगी लेने नहीं आया हूँ तिरंगा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। इस पर तिरंगा पूछता है, तो सही मतलब बताओ, आखिर मिशन क्या है तुम्हारा? कैप्टन जवाब देता है, मेरा मिशन सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रोकने का है बस।
तुम्हारी जान लेने की इजाज़त नहीं है। कैप्टन की ढाल के इस वार से तिरंगा उछलकर बच जाता है, पर वह मन ही मन सोच रहा था, ये मुझे क्यों रोके रखना चाहता है। लगता था जैसे दिल्ली महानायकों का युद्ध क्षेत्र बनने जा रही थी, क्योंकि परमाणु आयरन मैन, तिरंगा और कैप्टन अमेरिका के बाद एक और शख्स था जो दिल्ली में किसी का इंतज़ार कर रहा था, या यूं कहें इंतज़ार कर रही थी, और वो थी अमेजन की प्रिंसेस वंडर वुमन। आखिर एक के बाद एक पश्चिमी सुपर हीरो भारत के सुपर हीरो से क्यों भिड़ रहे थे, और इन सब के पीछे उनका क्या मकसद था। वंडर वुमन आखिर किससे भिड़ने की तैयारी में आई थी। सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।